नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। हमारा जो ये बैच चल रहा है फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल निशुल्क। जो भी बच्चे गणित को अच्छे से सीखना चाहते हैं, ये शाम 5 बजे वाली बैच डेली आपको यूट्यूब पर वीडियो कोर्स चल रहा है जो अपलोड होता है शाम के 5 बजे। आज हमारा तीसरा दिन है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आप सभी से एक ही बात कहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे से गणित सीखना चाहते हैं तो किसी भी चैप्टर का पहला पार्ट से शुरू करिएगा। यानी इसके पहले पार्ट, तब दूसरा, ये है तीसरा। ऐसे सीखिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा और पूरी जिंदगी आप नहीं भूलेंगे इसको। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी को। और आज का जो हमारा कहानी है टाइप 4 में है। तो टाइप 4 को जो आज हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर देखेंगे कि टाइप 4 में हमको पढ़ना क्या है। तो एक सेकेंड, आ जाइए। हैं? हाँ, अब सही है। अब यहां पर चलते हैं। सबसे पहले इसको समझने का कोशिश करते हैं कि भाई ये सवाल भले ही देखने में डरावना होता है, लेकिन है बहुत आसान। कैसे बनेगा? तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो एक प्रॉपर्टीज है, योगांतर अनुपात एक प्रॉपर्टीज है। जैसे समझिएगा, आप जरा सोचिए कि अगर मैं लिखता हूं 2/3, ये 2/3 है, और इसी के बराबर आप क्या लिख सकते हो, 4/6 भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो कि 2 और 3 को जब आप काटोगे तो 4/6 होगा। आप इसको काट के देखिए, 4/6 को अगर आप काटते हैं, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3 होता है, यानी 2/3। सेम चीज है। अगर मैं इनको जोड़ूं और इसको भी जोड़ूं तो रेशियो फिर वही आएगा। जैसे इसको जोड़ दिया तो 3 आ 2 कितना हो गया, 5। ये 5/3। इसको भी जोड़ दीजिए तो 6 आ 4 10, 10/6। अब ये रेशियो समान अभी भी है। आप काटिए 10 को ऊपर काटिएगा तो 5 होगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। ये रेशियो और ये रेशियो देखिए समान आ रहा है। ये आपने इसका योग किया। अगर आप इसका अंतर करते तो भी बात बनता। जैसे सपोज करिए, मैं इतना उड़ा दिया, अब इसको यहां समझिए। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 3 आ 2 5, जोड़ देता हूं तो 3 आ 2 होता है 5, घटा देता 3 में से 2 घटा दिए 1। सेम इसी तरीके से 6 में 4 जोड़ दीजिए ऊपर 10, और 6 में से 4 घटा दीजिए 2। अब 2 से 10 को काटिए तो 5 बार में, तो देखिए इधर भी 5 इधर भी 5 हो गया। इसके बट्टा कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी बट्टा कुछ है तो 1 है यहां। यानी कि जो रेशियो आपस में समान है, इनका इनका जो रेशियो था, जोड़ने और घटाने के बाद भी रेशियो वही है। यही कहलाता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, योगांतर अनुपात। योग भी करना है, अंतर भी करना है, इसके मान में कोई बदलाव नहीं आता है। अब जैसे देखिए, अगर लिखा हुआ है A/B और C/D, तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं A+B/A-B, और फिर लिख सकते हैं C+D/C-D। जो रेशियो ऊपर में था वही रेशियो नीचे में होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा पीछे की संख्या पर हमने आपको करके बताया। तो है क्या कि यही रेशियो यहां भी उपलब्ध है, सेम चीज है ये। तो यहां पर इसी हिसाब से ये सवाल बनेगा। आप जरा देखिए, x+2a है, x-2a है, यानी ये पहले ऐसा रहा होगा, x/2a रहा होगा, अब प्लस अगला रहा होगा x/2b, और योगांतर अनुपात करने के बाद ये चीजें प्राप्त होगी। इसी को हम जोड़ सकते हैं और फिर इसी को घटाकर नीचे लिख सकते हैं। यानी इसका शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं हम, जो वैल्यू ये है वही ये है। अब x का मान आपको दे रखा है, तो जब x का मान दे रखा है, मैं इसको थोड़ा छोटा लिखता हूं। देखिए, ये वाला चीज x/2a है प्लस x/2b है। अगर हम योगांतर अनुपात करेंगे तो यही प्राप्त होगा। इसको ऊपर जोड़ देंगे, फिर इसको नीचे घटा के लिखेंगे। इसको ऊपर जोड़ सकते हैं, इसको घटा के नीचे लिख सकते हैं, रेशियो तो वही रहेगा। तो x का मान दिया हुआ है, x के जगह रखिए। x के जगह 4ab, अब बट्टा में a+b, और याद रहे
इसके x के बट्टा में ही 2b है, सॉरी 2a है, यानी 2a लिख दीजिए यहां पर, प्लस x के बदले आप इतना रख सकते हैं, ये 4ab और बट्टा में कितना a प्लस b, जबकि बट्टा में तो एक 2b है, ये है 2b है, ये है। अब यहां पर देखिए 2a से इसको काटिएगा, a से a कटा, 4 कटा, 2 बार में 2 से, b से b कटा, 2 से 4 को काटिएगा 2 बार में। अब ऊपर में हो गया 2b प्लस वहां हो गया 2a, यहां बच गया 2a। नीचे में आइए a प्लस बी तो एलसीए में कह दीजिए सीधे, a प्लस बी हो गया भाई, a प्लस बी एलसीएम हो गया। ये जीव का त्यों उतरा 2b, ये उतरा 2a। अब ऊपर में 2 कॉमन ले सकते हैं तो a प्लस बी हो गया, अब बट्टा में है बाबू a प्लस बी, तो ये खत्म हो गया। आपका आंसर 2 आया। आपका आंसर कितना आया? 2 आया, यानी आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में कोई सवाल हो और उसका योग पूछा जाए तो हमेशा आंसर 2 ही होता है, चाहे ये डिजिट बदल जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ, पहले इसको हम यहां पर एक पीपीटी बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब चलिए, तो अगले सवाल के तरफ जब बढ़ेंगे हम तो देखेंगे कि अगला सवाल ये देखिए 40 नंबर, ये प्रश्न भी वही बात कह रहा है। देखिए x का मान इतना दिया है, सवाल देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में है कि नहीं है। बाबू x और √2 रहा होगा बट्टा में, यही √2 एक बार जुड़ गया, नीचे आके घट गया, एक बार यहां √3 जुड़ गया, √3 आके घट गया, यानी पहले रहा होगा ये x बट्टा √2 यहां पर, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर ये रहा होगा x बट्टा √3। अब गौर करिए x का मान दिया हुआ है, रख लीजिए, तो 2√6 ऊपर में, 2√6 ऊपर में, बट्टा में आ जाएगा ये √3 अब प्लस √2। तो सुनिए सुनिए, बट्टा में एक और है ये √2, तो ये रहेगा। अब प्लस का चिन्ह, x के बदले इतना रख सकते हैं, दिया हुआ है 2√6, बट्टा में कितना है बाबू, तो बट्टा में कहिएगा सर √3 अब प्लस √2 है, और बट्टा में एक और है यहां पर √3। अगर हम काटते हैं √2 से 6 को तो √3 बार में खत्म होगा, 3 दूना 6, √3 से काटिएगा तो √2 बार में कटेगा। नीचे वाला एलसीएम जीव का त्यों हो जाएगा, √3 प्लस √2 हो गया। बात को समझिए, ये जीव का त्यों तो ये वाला भी जीव का त्यों आ जाएगा ऊपर √3 प्लस, यानी इससे जब इसको भाग देंगे एक बार में कटता है, ऊपर वाला को एक बार लिखते हैं। अच्छा ये 2√3 है, तो भी है 2√3, ये आ जाएगा 2√2। आप देखिए ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आगे आपका √3 अब प्लस √2, बट्टा में क्या है बाबू, तो √3 अब प्लस √2। अब इससे इसको काट दे तो आंसर बचा कितना, 2। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो वाला प्रश्न है, यहां पर अगर प्लस है तो 2 आएगा। और दूसरा चीज, अगर माइनस रहता है तो फिर यहां पर चेंज कर ले रहता है, माइनस दे देगा तब जाके माइनस माइनस वाला काटेगा, आंसर 2 ही आता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। हाँ, अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल के तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 41 नंबर। 41 नंबर सवाल देख के आप बता सकते हैं आंसर कौन होगा। भले ही यहां डिजिट चेंज हो रहा है पर ये कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो के फॉर्म में है कि नहीं। योगांतर अनुपात, योग भी है अंतर भी है, इसी का योग है इसी का अंतर, इसी का योग इसी का अंतर। x का मान रखना है, कुछ नहीं करना है, आपका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसमें कोई बातें नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सवाल कैसे बनेगा पिछले 2 सवाल में आप सीख चुके हैं। हम बढ़ेंगे अगले सवाल के तरफ, ये आपका आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां से टाइप 5, पांचवा टाइप को हम लोग देखेंगे। सवाल कहता है कि इतना 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 में सबसे बड़ा अनुपात कौन है। जो लोग फ्रैक्शन पढ़े होंगे वो तो निकाल सकते हैं, नहीं भी पढ़े हैं तो भी निकाल सकते हैं। आइए सिखाते हैं। यह रेशियो है 10-18 का, 7-21 का, 12-16 का, 8-20 का। अगर ये रेशियो छोटा होने वाला है तो क्यों नहीं इसको हम छोटा कर ले।
अगर इसको काटते हैं तो 10-18 का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5/9 का हो जाएगा। ठीक है, 7/21 का क्या हो जाएगा, 7/21 यानी 1:3 हो जाएगा, यानी 1/3 है। आगे देखिए 12-16 का रेशियो, 4 से काटिए, 4×3=12, 4×4=16 यानी 3:4 का, यानी 3/4 का। इसको काटिए, 4×2=8, 4×5=20, बात खत्म। यानी आप इसको काट सकते 2/5। आपको क्या निकालना है, सबसे बड़ा अनुपात, तो छोटका छोड़ देना है। या तो इन सब का एलसीएम लेकर सवाल को बना लीजिए, फ्रैक्शन चेक कर लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। एलसीएम मेथड से यहां पर आसान तो ऐसे ही पड़ेगा कि सबसे बड़ा अनुपात हम देखते हैं इन दोनों में तुलना करके, क्रॉस गुना करिए, 9 1 कम 9, 3 5 15, कौन बड़ा, 15 बड़ा कि 9 बड़ा, आप कहेंगे 15 बड़ा। इसको छोड़ दीजिए, ये छोटा है, ये छोटा है। अब देखते हैं इसमें तुलना करते हैं, 9×3=27, 4×5=20, तो 27 बड़ा, यानी ये बड़ा है, ये बड़ा है बाबू। अब देखिए 9×3=27 और 4×5=20, तो आप कहेंगे 27 बड़ा होता है। अब इसमें तुलना करिए, ये बड़ा है तो इसको लेके चलेंगे, 5×3=15, 4×2=8, यही बड़ा हुआ, 15 बड़ा होता है। ये 3/4 किसके हल करने से आया था, 12-16 के रेशियो को, यानी यही अनुपात सबसे बड़ा है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाई हमारा अगला प्रश्न कैसा प्रश्न है। सवाल कहेगा कि 43 नंबर प्रश्न है, कहता है 4 तथा 64 का मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती पूछा जाएगा, चतुर्थ अनुपाती पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा तृतीय अनुपाती बताइए। ये 3 बात आपको ध्यान रखना है। मध्य अनुपाती जब भी कहेगा मध्य अनुपाती, तो फॉर्मूला लगेगा √ए बी का मतलब है पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना करके लिखना है रूट के अंदर। ये है, ये बी है, 4×64 बस लिख दीजिए रूट के अंदर। 4 का वर्गमूल 2, 64 का होता है 8, 8×2=16। एग्जाम में बहुत बारी पूछा जाता है, बड़ा आसान चीज, लेकिन यह पूछा जाता है मध्य अनुपाती, बार बार एग्जाम में आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, जरा गौर करिएगा। सवाल कहता है इतना और इतना का मध्यानुपाती बताइए। मध्यानुपाती के लिए फॉर्मूला हमने आपको बता दिया √ए बी, बस इसी के ऊपर रगड़ दीजिए। √ए बी का मतलब ए ये है और ये बी है। तो यहां पर देखिए 3 + √2 है ए का मान, और बी का मान कितना है बाबू, तो 12 माइनस है √32, सही है। अब देखिए रूट के अंदर आप इसको जब लिखेंगे, इस 3 से दोनों में बारी बारी गुना, फिर प्लस √2 से बारी बारी दोनों में गुना। अब 3 से करेंगे तो 12 तिहाई हो गया 36, फिर 3 से यहां पर करेंगे तो माइनस में 3 रूट हो जाएगा 32, लीजिए। उसके बाद √2 से इसको करेंगे तो 12 √2 गुना हो जाएगा, और √2 से इसको करेंगे तो 32 दूना 64 हो जाएगा। 32 दूना कितना हो जाएगा, 64 रूट के अंदर। अब बात को समझिए जरा, ये रूट अंडर, ये 32 जो है कितना है, और ये देखिए 2 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3√32 है ना, 32 होता है 16 दूना 32, याद होगा। 16 का बहरा में वर्गमूल आएगा 4, 4 से 3 में गुना होगा तो 4 तिहाई 12 √2, यानी 12 √2 ही है। ये 12 √2 माइनस में है, 12 √2 प्लस में है, 0 हो गया। अब 36 में से 8 घटेगा, क्योंकि ये 36 है, 36 में से घटेगा 8, तो 36 में से जब 8 घटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 16 में से 8 गया 8, यानी 28। 28 को लिख सकते हैं 7 चौके 28, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 7 बेचारा अंदर रह जाएगा, 2√7 आपका आंसर, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे, अगले सवाल के तरफ चलेंगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, आपका समय बर्बाद नहीं करवाएंगे, इसलिए हम ये वीओडी बैच लेकर आए हैं, रिकॉर्डेड बैच। फालतू के बतियाकर हम आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। सवाल सुनिए क्या कहता है। प्रश्न बड़ा प्यारा है,
कहता है इतना का चतुर्थानुपाती बताइए। चतुर्थानुपाती का क्या मतलब है? जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है, देखिए दो गो अनुपात आपस में जब बराबर होता है, इसी में है ये आपका प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ हो गया। अब दो अनुपात आपस में बराबर होता है, समानुपात का केस कहलाता है। समानुपात के केस में होता क्या है कि जब समानुपात का केस होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए अनुपात बी, बराबर के चिन्ह के बदले समानुपात का भी चिन्ह होता है, और ये सी अनुपात डी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बट्टा बी समानुपात का मतलब बराबर, और सी बट्टा डी अनुपात का मतलब बट्टा होता है, जैसा कि हम पीछे के क्लास में बता रखे हैं आपको। क्रॉस गुना होता है, इसमें ए गुना डी हो जाएगा, और बराबर के उधर कौन हो जाएगा, तो बी गुना सी हो जाएगा। यही तो बात होता है। यह बात हर किसी को पता है और आपको पता होना भी चाहिए। जब बीच में समानुपात हो, समानुपात का मतलब बराबर का चिन्ह होता है, अनुपात है तो अनुपात का मतलब बट्टा का चिन्ह होता है। अब सुनिएगा, चतुर्थ अनुपाती कब होगा? एक तो दिया हुआ है 0.12, फिर इसके साथ अनुपात लिखिए 0.21 का, फिर समानुपात का केस लाइए, फिर 8 का, और चतुर्थ अनुपाती कहा है मान लीजिए x। 1 2 3 4 चौथा अनुपात आपको बताना है। इसमें होता है बाहर बाहर गुना हो जाता है, देखिए ना गुना हुआ था a गुना डी, ए गुना डी एक साथ, अंदर अंदर का गुना b गुना सी एक साथ। तो उसी तरीके से बाहर बाहर वाला गुना 0.12 गुना हो जाएगा x, बराबर लिख सकते हैं अंदर अंदर वाला गुना 8 गुना 0.21। बताइए, इस पॉइंट से पॉइंट को उड़ा सकते हैं, 2 अंक बाद दशमलव था, 4 तिया 12, तो 4 दूना 8, और 3 से काटा 7 बार में, प्रेम से x का मान 7 दूना 14 आ गया है, और हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे ये इतना भरोसा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इस चीजों को समझने में। मेरे दोस्त अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न क्या कहता है, गौर करिए। कहता है 8 तथा 18 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती के लिए हमने फॉर्मूला बता दिया, रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी यानी 8 और 18 का, 18 8 44 से, यानी 144। 144 का वर्गमूल होता है 12। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इतना आसान दुनिया में कोनो चीजें नहीं है जितना आसान रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मध्यानुपाती निकालना है बाबू। मध्यानुपाती का मतलब है रूट अंडर ए बी। अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं। तृतीयानुपात, यही 3 बात आपसे पूछा जाएगा, मध्यानुपाती, चतुर्थ अनुपात और तृतीय अनुपात। तो चतुर्थ अनुपात में आप देख लिए पहला और अंतिम गुना होता है, और बीच वाला आपस में गुना होता है, बराबर में लिखाता है। मध्यानुपाती में रूट अंडर ए बी होता है। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात में 2 संख्या दिया रहेगा, तो बी स्क्वायर बट्टा ए लिखना है। तृतीयानुपात में बी स्क्वायर बट्टा ए, बी का मतलब है दूसरी संख्या, ए का मतलब है पहली संख्या। तो 0.48 का स्क्वायर करना है, यानी इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, स्क्वायर न करने का मन है तो। अब देखिए, अब बट्टा ए यानी 0.36, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 से काट दिया, 16 तिया 48, 2 अंक बाद दशमलव, 16 चौके 64 होगा, 2 अंक बाद दशमलव होगा, यानी आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इससे आसान दुनिया में कोई भी चीज अभी तक तो नहीं बना है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। यकीन मानिए गणित आप सीख जाएंगे, भरोसा रखिए। यह मैं इसलिए कह सकता हूं दावे के साथ, मेरे जैसा व्यक्ति अगर गणित सीख सकता है तो आप तो भाई महारथी हो। सुनो, इस महाभारत के अर्जुन हो तुम। अब सवाल आ गई भाषा वाली, छोटी छोटी सवाल, एकदम प्रेम से सारी चीजों को सीखते चलेंगे। खासकर ये बैच उन तमाम विद्यार्थी के लिए है जिनको गणित से डर लगता है। अभी तक आप ये तीसरा क्लास देख रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको परेशान किया होगा। आइए सवाल कहता है 1400 रुपए को एबीसी के बीच 275 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए 1400 रुपया को एबीसी के बीच बांटा गया है, किस रेशियो में, तो 2:7:5 के रेशियो में। अब कहता है बी का हिस्सा क्या होगा। अच्छा 1400 रुपया किसका है बताइए तो। 1400 रुपया तीनों का है,
1400 रुपया ABC तीनों का है। यहां पर तीनों का हिस्सा अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है? तो 5 और 7 12 2 14, यानी इस 14 यूनिट की वैल्यू 1400 है। 14 यूनिट की वैल्यू 1400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 100, बी का हिस्सा पूछा है यानी 7 यूनिट का वैल्यू पूछा है, 700 हो जाएगा आंसर। बाबू 1400 रुपया तीनों का योग है, यहां पर तीनों का योग होगा 5 7 12 2 14, 14 यूनिट से भाग दे दिए, 1 यूनिट का मान निकल गया। बी का हिस्सा निकालना है यानी 7 यूनिट का मान, तो 7 से गुना कर लीजिए, 14 से काट दीजिए आप 100 बार में, 7 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर हुआ 700। कोई कष्टे नहीं है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया जी। अगला सवाल पर जब हम चलेंगे फिर देखिए कैसे आपको समझ में आता है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी सारी चीजें मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखिए। ओहो, चलिए प्रश्न कहता है कुछ धन राम मोहन और सोहन के बीच 3 4 5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा? कुछ धन को बांटना है राम मोहन और सोहन के बीच में, कुछ धन को बांटना है राम मोहन और सोहन के बीच में। कैसे? 3 4 5 में, 3 यूनिट 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। मतलब ये हुआ कि अगर ये 3 रुपया लेगा तब ये 4 रुपया लेगा और ये 5 रुपया लेगा। मतलब ये भी है कि अगर ये 300 लेगा तो ये 400 लेगा, ये 500 लेगा। इसका मतलब ये भी है कि ये 3 करोड़ तो ये 4 करोड़, ये 5 करोड़। रहने देते हम लोग गरीब आदमी, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। 900 रुपया का अंतर कहता है मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 रुपया अधिक है। मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 900 अधिक बोला है, तो यूनिट में देखिए ये कितना यूनिट अधिक है, कहिएगा 1 यूनिट अधिक है। मोहन का हिस्सा राम के हिस्सा से 1 यूनिट अधिक है, उसकी वैल्यू 900 रुपया दिया है। यानी 900 रुपया जो है 1 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछता है सोहन का हिस्सा यानी 5 यूनिट का मान पूछता है, तो 5 यूनिट का मान होगा 9 पचे 4500, और क्या होगा? बस यही तो होगा, 4500 रुपया हो गया। ऑप्शन बी आंसर हो गया जी। बात करते हैं कि गणित नहीं आता है, झूठ मूठ के कहते रहते हैं कि गणित हार्ड है। अगर गणित हार्ड होता तो मैं तो गणित नहीं पढ़ता, यह बात सही है। यह आसान था इसलिए हमने इसको चुना कि गणिते पढ़ेंगे, गणिते पढ़ाएंगे, यही विषय सबसे आसान था। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5 6 4 के अनुपात में बांटा गया, तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है? कहता है कि पी क्यू और आर के बीच में कुछ धन को बांटा गया और रेशियो है 5 6 4 का, रेशियो है 5 6 4 का। तो कहता है पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत है? एक बात बताइए, इस पूरा सवाल में रुपया कहीं दिया हुआ है? 1500 2000 5000 8000 रुपए का चर्चा है? नहीं चर्चा है। तो अगर नहीं चर्चा है तो रुपया नहीं निकाल सकते हैं आप, लेकिन आप भाग में यानी फ्रैक्शन के रूप में हिस्सा बता सकते हैं, प्रतिशत के रूप में बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन वाली वैल्यू को अगर 100% से गुना करते हैं तो प्रतिशत में चेंज हो जाता है। तो 2 तरीके से हिस्सा बता सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन में, दूसरा प्रतिशत में, लेकिन रियल में हिस्सा आप नहीं बता सकते हैं। इसमें कहता है प्रतिशत में पूछा है कुल धन का कितना प्रतिशत है पी का हिस्सा। पी का हिस्सा 5 है, पूरा धन इस रेशियो में है कि 5 6 5 6 11 4 15 हो गया। अरे पी का हिस्सा 5 है, पूरे धन के रिस्पेक्ट में कितना? तो पूरा धन है 4 6 10 5 15, यानी 5/15। इसको काट सकते हैं, 1/3 भाग है। अगर प्रतिशत में लाना चाहते हैं तब तो 100% से गुना कर दीजिए, यानी 33.1/3% हुआ। पी का हिस्सा पूरे धन का 33.1/3% है पी का हिस्सा। मेरे दोस्त, अगर आपसे पूछता कि पी का हिस्सा फ्रैक्शन के रूप में बताइए कितना है, तो बस यह 1/3 था, क्योंकि पी का हिस्सा 5 था, पूरा धन 15 था। अगर भाग में पूछता तो 1/3 भाग कहते, पूरे धन का कितना भाग? 1/3 भाग। लेकिन प्रतिशत में कहेगा तो 33.1/3%। लेकिन अगर रुपया में कहता तो हम कहते आंकड़े अपर्याप्त हैं, DI इसका आंसर होता, डाटा इनसफिशिएंट होता। आइए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे, मजा आएगा,
मजा तो आना ही है क्योंकि आप गणित पढ़ रहे हैं। सुनिए, ये देखिए, खत्म हो गया, पक्का 50 तक था। तो आज की सेवा को करते हैं यहीं पर समाप्त। क्वेश्चन यहीं तक था, अगले क्लास में हम इससे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लगभग 30 मिनट का क्लास रखते हैं डेली का, अच्छा रहेगा, आपको भी पढ़ना आसान रहेगा। हम चाहे तो 1 घंटा का भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको लगे लगातार, चूंकि रिकॉर्डेड क्लास है, कम टाइम में ही हम ज्यादा सवाल करवा देंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल के क्लास में। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।